गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हेलो सर। हाँ बच्चा, सर इसके मेरी बाद आवाज आ रही है? कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? ऐसा करेंगे ना, अभी तो हम लोग वेव ऑप्टिक्स कर लेते हैं, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स भी बिल्कुल वेव मोशन की तरह ही है। और वेव ऑप्टिक्स के बाद फिर हम लोग वो पूरा थर्मल फिजिक्स पढ़ लेंगे। 11th का पोर्शन अब पूरा करके फिर 12th पर जाएंगे, है ना? चलिए, तो बच्चों अभी तो डाउट कर लेते हैं। फटाफट आप अपने अपने डाउट मुझे सेंड कीजिए, और डाउट अगर नहीं हुए तो फिर हम आगे पढ़ना शुरू कर देंगे। हाँ बेटा, अभी तक नहीं आया है कोई भी डाउट? चलिए, फिर हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों, वेव ऑप्टिक्स नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। इसमें वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम इंटरफेरेंस डिस्कस। सर आवाज सबका नहीं आ रहा है। सर मेरे गायब हुआ है कि बाकी सबका भी हुआ है? हम लोग का भी हुआ है भाई। भाई बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर।
तो वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करें फिर हम। यस सर, जब आएगा तब ले लीजिएगा, अभी स्टार्ट करते हैं। मैं समझा नहीं। नहीं, मुझे बताइए, मेरी आवाज शुरू से नहीं आ रही थी क्या आप लोगों को? नो सर, आ रही थी शुरू सर से। थोड़ा टाइम आया फिर खत्म, मतलब रुक गया। ओके ओके, तो डाउट तो आपके पास नहीं है ना आज? यस सर, नहीं है। चले, मैं कह रहा था वेव ऑप्टिक्स में 3 पार्ट है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और तीसरा पोलराइजेशन। हिंदी में है पहला व्यतिकरण, दूसरा विवर्तन, तीसरा ध्रुवण। अभी तक पिछले चैप्टर में हम लोग साउंड वेव और साउंड वेव का इंटरफेरेंस डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग लाइट वेव का इंटरफेरेंस डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है? तो आप डाल लीजिए चैप्टर का नाम वेव ऑप्टिक्स। बच्चों, वेव ऑप्टिक्स की शुरुआत हम हाइगन के तरंग सिद्धांत से करते हैं। एक मिनट, मैं डाउट क्लास के चक्कर में वीडियो ऑन नहीं कर रहा था। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बाकी लोग को आ रही है? हाँ बेटा, अब मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ बेटा, सर आ मैंने रही है। नेटवर्क शिफ्ट किया है। तो मैं कह रहा था कि अब हम यहाँ पर प्रकाश का व्यतिकरण से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखो हाइगन का तरंग सिद्धांत, वेव फ्रंट थ्योरी, तरंगाग्र सिद्धांत लिखो, बल्कि हाइगन का तरंगाग्र सिद्धांत, वेव फ्रंट थ्योरी ऑफ हाइगन। बच्चों, वेव फ्रंट हिंदी में बोलते हैं तरंगाग्र। वेव फ्रंट एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस होता है, तरंगाग्र एक काल्पनिक सतह होती है। तरंगाग्र, वेव फ्रंट एक इमेजिनरी सरफेस होता है बेटा, जिसके सभी पॉइंट या पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, समान कला में कंपन कर रहे, ठीक है, कणों से मिलने वाली एक सतह तरंगाग्र कहलाती है। बेटा आप ये बीच में ऑन कर लेते हैं ना, तो मुझे लगता है कुछ बोलना चाह रहे हैं, इसलिए मैं चुप हो जाता हूँ। तो माइक को अनम्यूट तभी करें जब आपको बोलना हो। लिखिए हाइगन का तरंगाग्र सिद्धांत, वेव फ्रंट थ्योरी ऑफ हाइगन। तरंगाग्र क्या होता है, लिखो wave front is an imaginary surface where all particles vibrate in same phase. Wave front is an imaginary surface where all particles vibrate in same phase. तरंगाग्र एक काल्पनिक सतह है जहां पर सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। तरंगाग्र एक काल्पनिक सतह है जहां पर सभी कण
समान कला में कंपन करते हैं। तो बच्चों अगर पॉइंट सरफेस है, अगर पॉइंट सोर्स है, एक बिंदु स्रोत है, तो इससे बनने वाला जो वेव फ्रंट होता है वो गोलीय वेव फ्रंट होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोलीय तरंगाग्र। ठीक है, और ये तरंगाग्र बढ़ता रहता है। अभी एक वेव फ्रंट बन गया, फिर दूसरा वेव फ्रंट आगे बनेगा, फिर तीसरा वेव फ्रंट बनेगा। इस तरह से ये तरंगाग्र बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और लाइट आगे जाती है। बच्चों लाइट के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा वेव फ्रंट के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। प्रकाश का जो संचरण होता है वो हमेशा तरंगाग्र के सतह के लंबवत होता है। लिख लो ये बात, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट is always perpendicular to the surface of wave front. प्रकाश के संचरण की दिशा हमेशा तरंगाग्र की सतह के लंबवत होती है। अगर Hello. बच्चों, हाँ बेटा बोलो। सर परपेंडिकुलर के बाद क्या बोले? बेटा कुछ भी लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है। सर ये वैसे कुछ होता है ना, जैसे कि पानी वैसे में मेरे हिसाब से है ना, आप है ना नोट्स के चक्कर में अभी मत पढ़ो, वरना आप मुझे बार बार टोकोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। आप सुनने में विश्वास रखो ज्यादा, और डायग्राम देखो। ठीक है, ये मैंने उस बच्ची को बोला है जो एक एक शब्दों पर, अभी मत जाओ बेटा, आप 12वीं क्लास के बच्चे नहीं हो। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? सर इसको वैसा समझ सकते हैं ना, जैसे कि पानी में लाइक पेबल फेंकते हैं तो मतलब वेव्स हाँ बनती हाँ है। हाँ, बिल्कुल सही, वैसे ही समझ सकते हो। पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वो वेव आगे जाती है ना, ठीक है। लेकिन लाइट के लिए तो 3 डायमेंशनल होगा ना ये सरफेस, और लाइट में तो अपन को पानी में जैसे वेव बनती हुई दिखती है, लाइट में उस तरह से बनती हुई दिखती भी नहीं है, इसलिए ये इसको काल्पनिक इमेजिनरी बोलते हैं। तो शॉर्ट में लिखो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है बच्चों, अगर बिंदु पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, तो वेव फ्रंट जो होगा वो स्फेरिकल होगा। दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोलीय तरंगाग्र। और ये वेव फ्रंट बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और लाइट आगे बढ़ती जाएगी। अगर बच्चों लीनियर सोर्स है, जैसे मैंने दूसरे डायग्राम में एक सोर्स बनाया है जो एक लाइन है, ये लाइन एक सोर्स है, लाइट सोर्स है, इसकी वजह से जो बेटा वेव फ्रंट आता है वो ऐसे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आता है, इस तरह का, इस तरह का सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। एक बार फिर बोल रहा हूं, अगर लाइन सोर्स है, रेखीय स्रोत है, तो वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल होता है, और ये सिलेंडर बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और लाइट आगे बढ़ती जाती है। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है, लाइट इधर जाएगी इस तरह से। तो फिर एक बार बोल रहा हूं, अगर पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा, लेकिन अगर लीनियर सोर्स है, रेखीय स्रोत है, तो वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल होगा। ये है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। बेलनाकार तरंगाग्र। हेलो सर। हाँ बेटा। सर दोनों में डिफरेंस बताइए। क्या बताऊं बेटा? सर डिफरेंस। डिफरेंस बेटा, गोलाकार मतलब गोलाकार होता है, और बेलनाकार मतलब बेलनाकार होता है। मैं बिल्कुल आपका प्रश्न नहीं समझा, डिफरेंस क्या पूछना चाह रहे हो भाई? एक बिंदु स्रोत होगा, एक पॉइंट सोर्स, तो आप सोचिए उससे लाइट कैसे फैलेगी। बिल्कुल छोटा सा बिंदु स्रोत ले लीजिए, उससे जब लाइट फैलेगी तो कैसे फैलेगी? कि स्फीयर के फॉर्म में आगे बढ़ेगी बेटा,
ये Yes. गोले के रूप में आगे बढ़ेगी, जैसे ब्लास्ट होता है ना, जब वो एकदम से आग का गोला निकलता है, वो गोला बड़ा होता जाता है, गैस का उबार, उस तरह से। और अगर रेखीय स्रोत हुआ लंबा, तो एक रेखीय स्रोत से, एक लंबे स्रोत से लाइट कैसे बाहर निकलेगी? बेलन की फॉर्म में आगे बढ़ेगी। बस यही है, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो Yes, sir. बिंदु स्रोत से जो तरंगाग्र बाहर निकलता है वो गोलीय तरंगाग्र होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और लीनियर सोर्स से जो तरंगाग्र बाहर निकलता है वो बेलनाकार तरंगाग्र होता है। और ये तरंगाग्र बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। जैसे सन है, सूर्य, सूरज एक खुद गोला है, हम जानते हैं। अब सूरज से जो लाइट बाहर निकलेगी वो भी एक गोला होगी। अब बेटा वो गोला बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और उन्हीं में से एक बहुत बड़ा गोला हमारी अर्थ तक, पृथ्वी तक पहुंच जाता है। और उस बड़े गोले का छोटा सा अंश हमारी पृथ्वी पर लाइट की फॉर्म में गिरता है। अब बच्चों, जब ये गोलाकार और बेलनाकार तरंगाग्र बड़ा होता जाता है, जब स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बड़े होते चले जाते हैं, वो जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें इनका छोटा सा भाग हमेशा समतल दिखाई देता है। तो तीसरे नंबर पर आता है समतल तरंगाग्र। हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट। तो बेटा प्लेन वेव फ्रंट ऐसा होता है, देखो समतल तरंगाग्र बिल्कुल पैरेलल सरफेस होती है, 1 2 3, और लाइट जो है वो इनके परपेंडिकुलर चलेगी, लाइट इधर चलेगी, ये लाइट के चलने की डायरेक्शन है, इस तरह से। तो बच्चों ये क्या है? प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट। अब आप एक प्रश्न हो सकता है पूछते, अभी नहीं पूछा, कि ये जो प्लेन वेव फ्रंट होता है ये कौन से स्रोत से बनता है? तो वैसे मैंने अभी बोला था, प्लेन वेव फ्रंट का बेटा अलग से कोई सोर्स नहीं होता। बस जब गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े, तो उनका छोटा सा भाग हमें समतल तरंगाग्र दिखाई देता है। प्लेन वेव फ्रंट का अलग से कोई सोर्स नहीं होता। और हाँ, अगर प्लेन वेव फ्रंट का सोर्स लोगे भी, तो फिर आपको सोर्स भी कोई समतल लेना पड़ेगा, एक ऐसा स्रोत लेना पड़ेगा, लाइट का सोर्स जो बिल्कुल प्लेन हो, उससे जो वेव फ्रंट निकलेगा वो प्लेन वेव फ्रंट होगा। अक्सर ऐसा सोर्स नहीं होता, इसलिए मैंने कहा गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनका छोटा सा भाग समतल तरंगाग्र हो जाता है। और बेटा अगर प्लेन वेव फ्रंट है तो लाइट पैरेलल होंगी, है ना? वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जितनी भी आपको तरंगे वो दिखाई देंगी, लाइट, वो सब पैरेलल लाइंस होंगी। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, परंतु बच्चों शुरुआत यहीं से करते हैं, इसलिए मैंने आपको वेव फ्रंट के बारे में बता दिया। लेकिन ये कोई ज्यादा, बहुत ज्यादा ऐसा बड़ी चीज नहीं है। बच्चों अगर हमारे पास कोई पॉइंट सोर्स है, उसकी लाइट की इंटेंसिटी जो होती है आई, उसका फार्मूला होता है P/4πr²। यानी कि बिंदु स्रोत के लिए जो तीव्रता होती है वो r² के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और ये फार्मूला मैं पहली बार नहीं लिख रहा, मैंने एक जगह और लिखा था ये फार्मूला। बेटा तीव्रता की परिभाषा बताओगे? अभी थोड़े दिन पहले एसएचएम में बताई थी मैंने। तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है बेटा? पावर पर यूनिट एरिया। हाँ, लेकिन वैसे अगर इसको बोलेंगे ना तो ऐसे बोलेंगे बेटा, एनर्जी पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ऊर्जा तीव्रता कहलाती है। अब एकांक समय में गुजरने वाली ऊर्जा शक्ति होती है, तो उसको मैंने P लिख दिया। तो पावर अपॉन एरिया क्या होता है? इंटेंसिटी होती है। अब बेटा जो हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, गोलीय तरंगाग्र बनेगा, तो एक गोले का सरफेस एरिया कितना होता है बेटा?
4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए पॉइंट सोर्स के लिए जो इंटेंसिटी या तीव्रता आई, उसका फार्मूला आ गया I बराबर P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों अगर लाइन सोर्स है, लीनियर सोर्स है, तो आप बताइए उसका पावर का फार्मूला क्या आएगा? लीनियर सोर्स के लिए सॉरी इंटेंसिटी का फार्मूला बताइए क्या आएगा। जैसे पॉइंट सोर्स के लिए P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आया ना, उस तरीके से बताइए। P upon pi r square L. फिर P से upon बोलो। pi r square L. नहीं बेटा, पाई आर स्क्वायर एल तो वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। थोड़ी सी गलती हो गई, इसको सही करो। P upon 2 pi r plus h। 2 pi r L आर plus प्लस 2 pi एच, r आर प्लस square. एच नहीं बेटा, सरफेस एरिया केवल है ना, अपन को कर्व सरफेस लेना है। हेलो सर। तो ये आएगा P अपॉन 2 पाई आर एल। बस L जो है वो लेंथ है सोर्स की, P अपॉन 2 पाई आर एल लिख लेना। यहाँ L स्रोत की लंबाई है, लेंथ ऑफ सोर्स। चलो बच्चों, अब हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखो, प्रकाश का व्यतिकरण। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको इंटरफेरेंस बताया था क्या होता है, आपको एक बार मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। बताइए, व्यतिकरण किसे कहते हैं, इंटरफेरेंस क्या है? हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर, जब समान आवृत्ति की दो तरंगे आपस में अध्यारोपित होती है तो एक बिंदु मतलब सही बोल रहे हो, बोलो। उसकी कोई मतलब बिंदु पर अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता होती है। बिल्कुल सही। चलो, इस बच्चे ने कोशिश तो की, बाकी तो सो रहे हैं। बच्चों, मैंने ध्वनि में लिखवाया था, साउंड में, जब समान आवृत्ति की दो तरंगे समान दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात कुछ जगहों पर ध्वनि की तीव्रता बहुत अधिक, जगह पर ध्वनि की तीव्रता बहुत कम हो जाती है। तो तीव्रता के इस बदलाव को हम व्यतिकरण कहते हैं। वहां पर साउंड था, यहाँ पर लाइट है, कंडीशन लेकिन सेम है। तो लाइट में भी हम यही बोलेंगे, जब समान तीव्रता की जो प्रकाश तरंगे एक दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित होती है, तो कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, कहीं पर मिनिमम हो जाती है। ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाता है। बस ध्वनि की जगह लाइट आ जाएगा। लेकिन बच्चों, यहाँ पर एक दो शब्द और नए आएंगे। जैसे एक होता है एक वर्णीय प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब आप में से कौन बच्चा बता रहा है एक वर्णीय प्रकाश क्या होता है? बच्चों, ये ध्यान रखना, आप 12वीं पास करके आए हो,
अगर आप नए बच्चे होते ना बिल्कुल, तो मैं खुद बताता, आपसे नहीं पूछता। तो थोड़ी सी उम्मीद है आप में से कोई तो जवाब दे। सिंगल फ्रीक्वेंसी के लाइट को हाँ बेटा दोबारा बोलो। सर सिंगल फ्रीक्वेंसी के लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट कहेंगे सर। उसमें अलग बिल्कुल बाकी सही, जो फ्रीक्वेंसीज को हटा देते हैं निकोल प्रिज्म से गुजार के, तो ये बस एक डायरेक्शन में बस वाइब्रेट करने बस वाला लाइट बस आती बेटा, है। बहुत है, इतना बहुत है मेरा बच्चा, बहुत है बहुत है बहुत है। तू चुप हो जाया कर, है ना, बहुत बोलता है तू। और कोई बच्चा बोलेगा? और कोई बोलेगा? सर जिसमें सिंगल वेवलेंथ होता है उसको भी मोनोक्रोमेटिक लाइट बोल सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल दो। सर सिंगल जैसे वेवलेंथ से मतलब क्या है? सिंगल कलर के बोलो। लाइट। सर सिंगल कलर। सर लेजर लाइट। लेजर लाइट। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ, सर इस साउंड तरह का डिस्कशन चाहता हूँ मैं, इस तरह से एक्टिव रहा करो। सिंगल कलर बिल्कुल सही। एक सिंगल वेवलेंथ, जैसे बच्चों हम कभी कभी हम जो जनरली प्रकाश काम में लेते हैं ना, वो बहुत सारी तरंग दैर्ध्यों का मिक्सचर होता है, बहुत सारी तरंग दैर्ध्य मिक्स होती है उसमें। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट काम में लें, जैसे सबसे पहले उस बच्चे ने बताया, वो भी बिल्कुल सही बोला, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, जैसे हम कहते हैं यार 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट है। अब 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट अगर हम काम में ले रहे हैं, इसमें और कोई दूसरी तरंग दैर्ध्य मिक्स नहीं होनी चाहिए, 5001 भी नहीं मिक्स होना चाहिए। तो ये सिंगल वेवलेंथ की अगर कोई लाइट है तो इसे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। तो आपने सभी ने सही जवाब दिया, पर मैं चाहता हूं सभी एक्टिव हो और इसी तरह बात करें। तो लिखो मोनोक्रोमेटिक लाइट। बस एक लाइन लिख रही है, ज्यादा नहीं। एक वर्णीय प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक लाइट एक वर्णीय प्रकाश, बस एक लाइन लिख लो। देखो, लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर और यूनिक वेवलेंथ, light of a unique wavelength is called monochromatic light। एक निश्चित तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एक वर्णीय प्रकाश कहलाता है। एक निश्चित तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एक वर्णीय प्रकाश कहलाता है। लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ और लाइट ऑफ ए यूनिक वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। बिल्कुल सही, वेरी गुड बच्चों। ऐसी ही एक और शब्द आपने सुना होगा, कोहेरेंट सोर्स। या कोहेरेंट लाइट, हिंदी में बोलते हैं बेटा कला संबद्ध प्रकाश। इसके बारे में भी थोड़ा बता दो, लेकिन मैं चाहता हूं वो एक दो बच्चे जो सबसे पहले बोलते हैं वो जरा वेट करे, बाकी बच्चों को बोलने दे, ये मुझे कहना पड़ा। Sir, दो of light having same phase or constant phase difference is known as coherent source. वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा बच्चा भी बोल रहा था, बोलो बेटा। Sir, those sources which propagate the waves of same frequency, same wavelength, and approx same amplitude, and illuminated by the same source. नहीं बेटा, सेम एम्पलीट्यूड तो कंडीशन नहीं है कला कोहेरेंट सोर्स के लिए। हाँ, सेम फ्रीक्वेंसी जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन पता है, शुरू आपने कंक्लूजन बताया कि कौन से दो सोर्स कोहेरेंट होंगे, लेकिन अभी आपने डेफिनेशन नहीं बताई कोहेरेंट की। कोहेरेंट किसे कहते हैं, हम डिफाइन कैसे करते हैं, वो पहले वाले बच्चे ने बताई थी, वो बिल्कुल सही था। तो उसी में आप लिख लो पहले बच्चों। अगर दो लाइट सोर्स या दो लाइट वेव्स
उनके बीच में फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, जीरो नहीं बोल रहा, कलांतर शून्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन कलांतर नियत होना जरूरी है। तो अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस है तो ऐसी दो वेव कोहेरेंट वेव कहलाती हैं। ऐसी दो प्रकाश तरंगे जिनके बीच कलांतर नियत हो, शून्य होना जरूरी नहीं है, कला संबंध तरंगे या कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। स्रोत होंगे तो स्रोत बोल देंगे, तरंगे होंगी तो तरंग बोल देंगे। लिखो, पहले लिख लो, देखो, टू लाइट वेव्स are called coherent waves if they have constant phase difference. Two light waves are called coherent waves if they have constant phase difference at a particular position. If they have a constant phase difference at a particular position. हिंदी में लिखो बेटा, दो तरंगे कला संबद्ध कहलाती हैं यदि उनके बीच, दो तरंगे कला संबद्ध कहलाती हैं यदि उनके बीच किसी स्थान पर कलांतर नियत हो। यदि उनके बीच किसी स्थान पर कलांतर नियत हो। कांस्टेंट फेज डिफरेंस शॉर्ट में लिख लो चाहो तो। कोहेरेंट का मतलब होता है बेटा कांस्टेंट फेज डिफरेंस। डेल्टा फाई जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, समय पर निर्भर नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे ये कोहेरेंट सोर्स या कोहेरेंट वेव बनेगी कैसे। तो जैसे उस बच्ची ने बोला ना, दूसरे ने, कि ऐसी दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, वो कोहेरेंट होती है। तो बता दो बेटा, एम्पलीट्यूड का तो सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का सेम होना जरूरी है। तो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया गया है। दो इंडिपेंडेंट सोर्स, चाहे वो एक जैसे क्यों ना हो, कभी कोहेरेंट नहीं होते हैं। दो स्वतंत्र स्रोत कभी कला संबद्ध नहीं होते हैं, भले ही आप दोनों स्रोत बिल्कुल एक जैसे ले लो। ये लाइन लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। लिखो, इसको अंडरलाइन करना है, इस लाइन को, इंपॉर्टेंट लाइन है। टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स आर नेवर कोहेरेंट। Two independent light source are never coherent. दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कभी कला संबद्ध नहीं होते हैं। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कभी कला संबद्ध नहीं होते हैं। बच्चों आप मान लो ये बोलते हो कि सर हमारे पास लेजर टॉर्च है, लेजर लाइट होती है ना बेटा, वो काफी हद तक मोनोक्रोमेटिक होती है, एक वर्णीय होती है। तो आप कहो सर मैं तो दो लेजर टॉर्च ले रहा हूं और दोनों लेजर टॉर्च की पावर भी सेम है, कंपनी भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये दोनों फिर कला संबद्ध होनी चाहिए। लेकिन नहीं होगी बेटा, क्योंकि कला संबद्ध बनाने के लिए जरूरी है कि वो एक ही सोर्स से निकली हुई लाइट हो। तो आपको आगे मैं बता रहा हूं कि कला संबद्ध स्रोत कैसे बनाते हैं, है ना। कोहेरेंट सोर्स को बनाने के तरीके लिखो। लिखो, मेथड टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्स। कला संबद्ध स्रोत बनाने के तरीके, दो तरीके होते हैं। नंबर 1, सर जो सनलाइट होता है हम उसको कोहेरेंट वेव्स बोल सकते हैं क्या? क्योंकि वो एक ही सोर्स से सनलाइट आते तो हैं। मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट होने के लिए पहले तो मोनोक्रोमेटिक होना जरूरी है ना बेटा। एक सिंगल वेवलेंथ होगा तभी तो कोहेरेंट बनेगा, वरना तो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो जाएगा। तो सनलाइट तो बेटा वैसे ही सभी तरंग दैर्ध्य का, सभी वेवलेंथ का मिक्सचर होता है, तो सनलाइट तो कोहेरेंट नहीं हो सकता। ठीक है ना। एक्सरे फिर एक आध हाँ बेटा, एग्जांपल बताओ ना। एक मिनट। हाँ, ये दूसरे बच्चे, भावना बोलो क्या बोल रहे हो।
सर क्या बोलते हैं कि कोहेरेंट सोर्स में बोलते हैं कि वेव फॉर्म्स भी आइडेंटिकल होते हैं, सर इसका मतलब क्या है? वेव फॉर्म? यस सर। नहीं, वेव फॉर्म नहीं, मैं अभी है ना मेथड बताऊंगा आपको, शायद उसमें समझ में आ जाए। मैं ये शब्द नहीं समझ पा रहा। एक बच्चा और बोल रहा था, क्या बोल रहा था? सर इसका कुछ लाइक बोलना चाहिए, एग्जांपल मिल सकता है कोहेरेंट वेव्स का? हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ ना, आप मेथड डिस्कस कर रहे हैं ना, वही एग्जांपल ही तो है। कोहेरेंट सोर्स यस सर। कैसे बनाते हैं वो अभी एग्जांपल आ रहा है आपको। तो नंबर 1 लिखो, वेव फ्रंट स्प्लिटिंग मेथड। वेव फ्रंट स्प्लिटिंग मेथड, हिंदी में बोलेंगे तरंगाग्र विभाजन विधि। तरंगाग्र विभाजन विधि। अब आप सुनो मुझे बच्चों, मैंने अभी अभी आपसे कहा दो स्वतंत्र स्रोत कभी कला संबद्ध नहीं होते। आपने ये दो स्रोत लिए, इनसे जो लाइट निकलेगी ये कभी कोहेरेंट नहीं होगी, बिल्कुल गलत। तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंगल सोर्स लेंगे, ढंग से सुनना। इस सिंगल सोर्स से जो लाइट निकलेगी, बेटा ये वेव फ्रंट बना रहा हूं, तरंगाग्र, ये लाइट निकली। अब इसके रास्ते में आप दो स्लिट बना दो। एक मिनट, एक स्लिट मैंने यहां बना दी और दूसरी स्लिट यहां बना दी। अब क्या होगा बेटा, हमारा जो वेव फ्रंट पीछे से चला हुआ आ रहा था ना, जब वो इस स्लिट से पास होगा तो ये दो वेव फ्रंट में टूट जाएगा। एक यहां से निकलेगा, दूसरा वेव फ्रंट यहां से निकलेगा। अब ये दो अलग अलग वेव फ्रंट जो आगे बढ़ेंगे ये कोहेरेंट होंगे, ये कला संबंध होंगे। तो बच्चों हमने क्या किया, एक ही स्रोत से आने वाले तरंगाग्र को दो भागों में विभाजित कर दिया। अब ये दोनों तरंगाग्र, दो अलग अलग वेव फ्रंट जो होंगे, ये दोनों कोहेरेंट होंगे। इसे बोलते हैं तरंगाग्र विभाजन विधि, वेव फ्रंट स्प्लिटिंग मेथड। तो मुझे लग रहा है इसको लिखने से अच्छा है डायग्राम ही बना लिया जाए। और बच्चों अभी हम जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं ना, उसमें यही मेथड काम में आता है। बस हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो नंबर 1 कॉपी कर लो ये, फिर नंबर 2 बताता हूं। तो क्या नाम है जतिंदर, तो जैसे अगर हम दो डिफरेंट लेजर टॉर्च लेंगे ना बेटा, उनसे जो लाइट आएगी वो कोहेरेंट नहीं होगी। यस सर। लेकिन अगर एक ही टॉर्च ले लें और उसकी लाइट को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, बेटा बहुत कॉम्प्लिकेसी होती है, इतनी आसानी से डिवीजन नहीं होते। लाइट के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, बहुत केयरफुली करने पड़ते हैं इनको। तो अगर हम एक ही टॉर्च से आने वाली लाइट को दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो कोहेरेंट हो जाएगा। दूसरा मेथड है एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड। सर आप केयरफुली बोले तो केयरफुली मतलब क्यों, मतलब रीजन क्या है कि केयरफुली बेटा आप यूज किए? लाइट में, हाँ केयरफुली इसलिए बोल रहा हूँ, एक तो लाइट के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो डार्क रूम में होते हैं। आप रोशनी में तो कर ही नहीं सकते, रोशनी में रोशनी दिखेगी नहीं। यस सर। उसके अलावा क्या होते हैं, अब जैसे लेजर टॉर्च, आप सोचो खुद कितना, उसकी जो बीम होती है कितनी मतलब पतली बीम होती है। अब यस उसको सर। भी आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप ये दो स्लिट बनाएंगे ना, ये दो स्लिट जो मैंने बनाई है, यस सर। पता ये स्लिट कितनी पास होती हैं? बेटा इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है ना, वो 1 mm या 2 mm होता है, बस इससे ज्यादा नहीं होता। तो ये जो स्लिट, एक तो स्लिट बनानी है वो भी इतनी पास पास, तो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इससे, बहुत ज्यादा। यस सर। और ये पता 12th क्लास तक अपने होते ही नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट तो इंजीनियरिंग में जाकर करते हैं। 12th क्लास तक अक्सर नहीं होते ये सब। आप लोगों ने 12th क्लास के सिलेबस में किसी के भी नहीं होगा ये। हेलो सर। हाँ बेटा। सर इसके एग्जांपल वो बोल सकते हैं, अंधेरे में रखी मोमबत्ती।
बेटा पहली बात, मोमबत्ती से जो लाइट निकलेगी वो एक वर्णीय नहीं होगी, पहली बात। उसमें बहुत सारी वेवलेंथ होंगी। दूसरी बात, फिर वो सिंगल लाइट को आपको दो पार्ट में डिवाइड भी तो करना है। मोमबत्ती से एक तरंगाग्र निकल रहा है, एक वेव फ्रंट निकल रहा है, वो तो बड़ा होता होता जा रहा है, वो तो सिंगल वेव फ्रंट है। आपको एक तरंगाग्र को दो भागों में विभाजित भी तो करना है, उसके लिए कोई मेथड अपनाना पड़ेगा। और उससे पहले मैं आपको फिर बता दूं, जैसे पहले भी एक बच्चे ने बोला ना कि सर सूरज से आने वाला प्रकाश, नहीं बेटा वो एक वर्णीय नहीं होता। तो पहली कंडीशन तो ये है कि आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम जो एस, ये जो सोर्स लिया है ना मैंने एस, ये एक वर्णीय प्रकाश का स्रोत होना चाहिए बच्चा। हाँ, ऐसे नहीं इसमें बहुत सारी वेवलेंथ हो या व्हाइट लाइट हो। श्वेत प्रकाश काम में नहीं लेना, क्योंकि जो श्वेत प्रकाश होता है, सफेद व्हाइट लाइट, उसमें तो बेटा बहुत सारे वेवलेंथ मिक्स होते हैं। ये तो आपने कहीं पढ़ा होगा ना पहले। जो व्हाइट लाइट होती है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वेवलेंथ। सभी तरंग दैर्ध्यों के प्रकाश का मिक्सचर व्हाइट होता है। तो व्हाइट लाइट काम में नहीं लेना, मोनोक्रोमेटिक लाइट काम में लेना है, एक वर्णीय प्रकाश। हेलो सर। बोलो सर, नॉर्मल लाइट को एक वर्णी कैसे बना सकते हैं? ना 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 ना, नॉर्मल लाइट को नहीं बना सकते आप, नहीं बना सकते। अलग से आता है बेटा सोर्स, जैसे लेजर टॉर्च से अलग आती है। हाँ, ये होता है ना, एक सोडियम लैंप होता है, आपने नाम सुना होगा। यस सर, सुने। सर लैंप देखे जमाना हो गया सर। हाँ, अपने स्ट्रीट लाइट में होती है ना सोडियम लैंप, वो काफी हद तक, 100% तो वो भी नहीं होता, पर वो काफी हद तक मोनोक्रोमेटिक होता है। तो आप एग्जाम्पल लिख लिया करो ना बेटा, मैं जब भी इतना कुछ बोलता हूँ, आप पेन आपके हाथ में है, लिखते रहा करो। मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन कौन सी होती है? लेजर, लेजर प्रकाश, लेजर लाइट, सोडियम लैंप से आने वाली लाइट, ये होती हैं मोनोक्रोमेटिक। लेकिन आप ऐसा नहीं है किसी लाइट को मोनोक्रोमेटिक बना दो, ना ना, बनाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए तो सोर्स अलग ही लेना पड़ता है बेटा। और कोई डाउट? सर जैसे आप बताए सोर्स से जो वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, तो उन्हीं को जैसे स्प्लिट करते हैं। हाँ, तो अगर एक वेव फ्रंट को दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, अब दो नए वेव फ्रंट बन गए, उनमें इंटरफेरेंस करा लेंगे बाद में हम। तो सर अगर वेव फ्रंट जो बहुत बड़ा हो तो फिर तो एमएम का लेक जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं। नहीं नहीं, बहुत बड़ा वेव फ्रंट है पर सिंगल वेव फ्रंट है, उसको दो पार्ट में तो डिवाइड करना ही पड़ेगा ना, वो तो कैसे करेगा? एमएम का डिस्टेंस नहीं लगेगा, लाइक थोड़ा बड़ा, लाइक थोड़ा इजीली मेथड से उसको कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुन। हाँ, तू, अरे मैं ये नहीं कह रहा, अगर बहुत बड़ा सोर्स है तेरे पास मोनोक्रोमेटिक, तो जरूरी नहीं है दोनों स्लिट बहुत पास पास बनाए, तो दूर दूर बना ले, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर वो जो तुम बोल रहे हो वो हाइपोथेटिकल है, अभी रियल नहीं है। हाँ, वो रियल नहीं है। एक तरीका है, और एक मिनट जतिंदर, एक और बात बताऊं तेरे को, तेरे प्रश्न से एक बहुत तुम्हारे डिस्कशन से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिख रहा है बच्चा। हमारे पास, मैंने अभी आपसे कहा, एक सिंगल सोर्स से जो लाइट बाहर आएगी उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। ये अभी मैं गलत बोल गया, ये मान लो जो जतिंदर ने बुलवाया, वास्तव में हम है ना एक वेव फ्रंट के दो टुकड़े भी कर रहे हैं ना, तो दोनों को बहुत पास पास से दो टुकड़े करने पड़ेंगे, दूर दूर से नहीं कर सकते। एक लार्ज सोर्स जो है उससे निकलने वाली लाइट भी कोहेरेंट नहीं होती है, इसलिए नैरो सोर्स चाहिए और बहुत नैरो वेव फ्रंट ही चाहिए बेटा। तो जतिंदर, तुमने जो बात कही उससे एक अच्छा डिस्कशन निकल आया। हम एक बहुत बड़े वेव फ्रंट के बहुत दूर दूर के दो पॉइंट को ब्रेक नहीं कर सकते। यस सर। आगे चलो, काफी डिस्कशन हुआ लेकिन अच्छा लगा बच्चों। एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, देखो मैं एक स्लैब बना रहा हूं, स्लैब, कांच की पट्टी, ये दोबारा बनाऊंगा, ये कोई कांच की पट्टी है, इस पर यहां पर कोई लाइट आई,
ये लाइट इंसिडेंट हुई बच्चों, ये लाइट अंदर गई, हम तो पढ़ चुके ना प्रकाश का, क्या बोलते हैं इसे, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन। हाँ, तो ये लाइट अंदर गई बच्चों, फिर नीचे से लाइट, अच्छा कुछ लाइट तो ऊपर से यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, है ना, कुछ लाइट तो ऊपर से ही परावर्तन हो गया, रिफ्लेक्ट हो गई, बाकी अंदर चली गई। जो लाइट अंदर गई वो नीचे से फिर रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, और यहां से बाहर आएगी तो फिर दो पार्ट में डिवाइड होगी, कुछ तो बाहर निकल जाएगी, कुछ वापस अंदर चली जाएगी। तो इसका बार बार पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता रहता है बेटा, इस तरह से हर जगह जहां भी टकराएगी कुछ पार्ट अंदर जाएगा, कुछ पार्ट बाहर आएगा, इस तरह से ये चलता रहता है। तो ये जो दो लाइट ऊपर बाहर निकली है ना बेटा, ये एक ही लाइट के तो पार्ट हैं, तो ये दो लाइट्स जो इधर आई ये दोनों कोहेरेंट है, कला संबद्ध है, क्योंकि अल्टीमेट ये बनी हुई तो वो एक ही लाइट से है ना। तो आंशिक परावर्तन और अपवर्तन से जो लाइट क्रिएट होती है वो भी कोहेरेंट होती है। और बच्चों इसमें नीचे भी लाइट जाएगी, ये देखो ये यहां से गई, एक लाइट यहां से बाहर आएगी, एक लाइट यहां से भी बाहर आएगी, तो ये दोनों लाइट जो होंगी ये दोनों भी कला संबद्ध होगी, ये दोनों भी कोहेरेंट होगी। तो इस तरह से एक ही प्रकाश को, एक ही लाइट को पार्शियल रिफ्लेक्शन, आंशिक परावर्तन और अपवर्तन से भी कला संबद्ध कर सकते हैं। तो इसमें भी मुझे लग रहा है लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, आप बढ़िया सा ये डायग्राम बना दो बस। तो बच्चों दो मेथड थे हमारे पास। पहले मेथड में हमने एक तरंगाग्र को दो भागों में विभाजित कर दिया, दूसरे मेथड में एक लाइट को दो आंशिक परावर्तन और अपवर्तन से दो भागों में विभाजित कर दिया, फिर वो कोहेरेंट हो जाएगी, है ना। बच्चों हमारी हेडिंग डली हुई है ऊपर, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उसके अंदर में आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट और कोहेरेंट सोर्स बताने लग गया, उस पर काफी डिस्कशन हुआ। अब हम वापस इंटरफेरेंस पर आ जाते हैं। तो ऐसा करता हूं, इसको नीचे ले जाता हूं, इस हेडिंग को मैं। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर आज डाउट क्लास है ना? नहीं बेटा, डाउट क्लास तो हो गई, अब नहीं होगी। वो बच्चों ने डाउट नहीं पूछे, शुरू में ऑफर दिया था मैंने तो उस समय नहीं पूछे। अगर फिर भी आपको लग रहा है बेटा तो नुकसान तो नहीं करूंगा मैं आप लोगों का, अगर वास्तव में सीरियसली डाउट है तो मुझे बताओ, बोलो। अभी भी आधा घंटा बाकी है, लेकिन अगर डाउट नहीं है मैं फिर वापस आऊं क्लास लेने तो वो अच्छा नहीं लगेगा, बोलो। सर मेरा तो 2-3 ठो है डाउट, बाकी का नहीं पता। और बच्चों के डाउट है क्या? इसके 2-3 डाउट तो मैं चलता चलता लास्ट में बता दूंगा, बोलो। सर मेरा भी एक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। इंटरफेरेंस हम अगले टर्न पर सोमवार को डिस्कस करेंगे। तो मैं अपना कैमरा ऑफ कर देता हूं क्योंकि मोबाइल में ही देखूंगा मैं। तो आप फटाफट डाउट भेजो। ये लो, मैं तो डाउट क्लास के लिए तैयार बैठा था, ये देखो ये हमारा डाउट क्लास वाला पेज है। आई एम ऑलवेज रेडी, मुझे बहुत अच्छा लगता है डाउट बताते हुए। तो बच्चों भेज दो आप, ज्यादा देर मत करो, फिर इंतजार करने में समय खराब होता है। ये है भावना, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बेटा।
टू ट्रेन्स मूव टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है, एक लड़का खड़ा है, दो ट्रेन उसकी तरफ आ रही हैं, उनकी स्पीड है 34 मीटर पर सेकेंड। द ट्रेन साउंड ए विसिल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज F1। सॉरी बेटा, मैंने पता नहीं कहां से दो ट्रेन पढ़ लिया, सॉरी, एक ट्रेन है। अच्छा, एक ट्रेन है जो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, ऑब्जर्वर उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 सुनता है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज रिड्यूस्ड टू 17, अब ट्रेन की स्पीड को आधा कर दिया तो उस लड़के ने उसकी फ्रीक्वेंसी को F2 रजिस्टर्ड किया। साउंड की स्पीड 340 है, तो F1 और F2 बताना है। बेटा फार्मूला लगाओ, चलो। लड़का खड़ा है, सोर्स पास आ रहा है, तो F1 क्या होगा? F1 बराबर होगा F, लड़का खड़ा है, ऊपर V आएगा, और सोर्स पास आ रहा है, नीचे आएगा V माइनस VS। पहले केस में VS है 34, तो यहां पर 34 लिख दो VS की जगह, ये लो। और V है 340, तो यहाँ 340 लिख दो, तो ऊपर आएगा 340, नीचे आएगा 340 माइनस 34। बच्चों, जब ट्रेन की स्पीड को आधा कर दिया तो ये हो जाएगा 340 अपॉन 340 माइनस 17। 34 की जगह 34 की जगह 17 कर दी ट्रेन की स्पीड। हमें F1 और F2 का अनुपात पूछा है, रेशियो पूछा है, भाग दे दो। बेटा F कट गया, 340 कट गया, 340 माइनस 17 ऊपर गया, 340 माइनस 34 नीचे रह गया। ओ भैया सॉल्व करो ना, कितना आएगा? अब कर लेना आगे, तुम हो गया, मेरा काम तो हो गया। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बेटा बोलो? सर सेकंड वाले स्टेप में 17 वाला थोड़ा सा बताइए ना। अरे ट्रेन की स्पीड कम कर दी तो फार्मूले में मैंने 34 की जगह 17 लिख दिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा 17। ओके सर, आगे बन जाएगा सर। हाँ, अब आगे तो सॉल्व कर लेना ना बेटा, ये सॉल्व भी मैं करके दूं क्या, बताओ? नो सर, वही मेरे से बोली गुणा बन जाएगा। हाँ, आगे बिल्कुल, आप बल्कि आप ही रोक दिया करो सर, आगे मत करो, आगे हम कर लेंगे। तो बेटा ये 17 तो क्वेश्चन में दिया है, पहले ट्रेन की स्पीड 34 थी, बाद में 17 हो गई, तो वैल्यू पुट कर दी हमने, है ना। रवि का डाउट है, एक ज्यावक्रीय तरंग में किसी निश्चित बिंदु को अधिकतम विस्थापन से शून्य विस्थापन तक आने में, मेरा बच्चा ये तो बहुत आसान प्रश्न है, SHM याद कर। SHM में अधिकतम विस्थापन से शून्य विस्थापन, यानी कि चरम स्थिति से माध्य स्थिति तक आने में कितना समय लगता है? T/4। और हमारे क्वेश्चन में ये दे रखा है 0.170, तो T निकाल ले 0.680। अब इसने फ्रीक्वेंसी पूछी है, 1/T कर दे, 1/0.680। आगे तुम सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये बहुत आसान प्रश्न था। रवि तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन बाद में लूंगा बेटा मैं। दीक्षा का क्वेश्चन है, एक ध्वनि स्रोत 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रेक्षक की ओर गतिमान है। वेरी गुड। एक सोर्स है ना बेटा, ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, ठीक है। इसका डायग्राम बना लेते हैं। सोर्स इधर चल रहा है और प्रेक्षक है ना, वो भी चल रहा है स्रोत की ओर। ये लो, ऑब्जर्वर इधर आ रहा है बेटा, ऑब्जर्वर इधर आ रहा है। VS 30 दे रखा है और VO 60 दे रखा है, और V ध्वनि का वेग 330 दे रखा है। जब वायु में ध्वनि की आवृत्ति में भिन्नात्मक परिवर्तन होगा, ये थोड़ा सा लास्ट में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। F' निकालते हैं पहले। बेटा फार्मूला तुम बनाओ, चलो। ऊपर क्या आएगा बताओ, लाइन के ऊपर? बताओ बताओ। V + V0। V + VO। हाँ, साउंड तो इधर जाएगी ना बेटा, ऊपर V + VO, वेरी गुड, और नीचे आएगा V - VS। अब F'/F निकाल लो। V दे रखा है 330, VO दे रखा है 60,
और नीचे आएगा 330 माइनस स्रोत का वेग 30 है। बेटा कितना आएगा बताओ सॉल्व करके। ये आ गया 390 और नीचे 300 आ गया, 0 काट दो। और कट रहा है क्या? तेरह बटा 10 आएगा। सही लिखा है मैंने? यस सर। बेटा भिन्नात्मक परिवर्तन जानते हो किसे बोलते हैं? बताओ। भिन्नात्मक परिवर्तन हिंदी में बोल रहा हूँ, फ्रैक्शनल चेंज इंग्लिश में। यस सर, बता दें। सर चेंज नियत नहीं होगी। चेंज बाय अरे सर, चेंज बाय बाबले, इनिशियल वैल्यू सर। नियत और चेंज परिवर्तित की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। भिन्नात्मक परिवर्तन का मतलब होता है चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू। इनिशियल। किसे बोलते हैं? भिन्नात्मक परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू। यानी कि चेंज कितना हुआ? एफ डैश माइनस एफ अपॉन एफ। यानी कि तुम्हें निकालना है एफ डैश अपॉन एफ माइनस 1। एफ डैश अपॉन एफ हमने निकाला 13 बटा 10 माइनस 1, तो आंसर आएगा 3 बटा 10। ऐसे करते हैं। पता है बहुत सारी जगह तुम्हें है ना हिंदी के शब्दों का मतलब ही नहीं पता। भिन्नात्मक परिवर्तन का मतलब ही बहुत बच्चों को नहीं पता होता, ये होता क्या भला है। भिन्नात्मक परिवर्तन यानी कि फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय उसका इनिशियल वैल्यू। आज के बाद याद रखना, पता नहीं कितनी जगह ये बात पूछता है ना बेटा। आंसर बताओ, 3 बटा 10 सही है ना? दीक्षा बेटा बोलो। सर ब्लू टिक नो रिप्लाई। हाँ नो रिप्लाई। हमें काम देकर खुद चली गई वो। इसके बाद अगला क्वेश्चन उदय का है। अभी तो टाइम है बेटा, अभी तो बहुत टाइम बचा है, आराम से पूछो डाउट। किसी यू आवृत्ति पर संगीत उत्पन्न करने वाला कोई बैंड वीबी चाल से, सिंबल भी अच्छे नहीं लिए, वीबी चाल से दीवार की ओर गति कर रहा है। ठीक है, हमारी कार वाला को लग रहा है, जैसे कल मैंने आपको बताया था। एक मोटर चालक वीएम चाल से बैंड का अनुगमन कर रहा है। एक तरफ तो बैंड को बैंड लिखा, ऊपर से अनुगमन लिख दिया। अनुगमन क्या होता है? पीछा कर रहा है। पीछा करना। अरे तो पीछा कर रहा है लिख देता है, हमें समझ में तो आ जाता। एक मोटर चालक वीएम चाल से बैंड का पीछा कर रहा है। ठीक है, यदि न्यू ध्वनि की चाल है वी, अच्छा इसको भी न्यू लिख दिया इसने, वी को। बहुत सारा मिसप्रिंट बेकार होता है, एमटीजी ऑब्जेक्ट एनसीईआरटी। तो मोटरसाइकिल के द्वारा सुनी गई, हाँ चलो क्वेश्चन तो अच्छा है लेकिन लंबा है, बड़ा क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है भैया। अनुगमन का मतलब गलत मत बता देना, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। मोटर चालक वीएम चाल से बैंड का पीछा कर रहा है और बैंड दीवार की ओर जा रहा है। तो मोटरसाइकिल वाले को सुनी गई विस्पंद आवृत्ति, यार ये क्या भला है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, 3-4 चीजें मिल गई। देखो बच्चा, अब तुम ढंग से सुन लेना, मेरे को फिजिक्स मत सिखाने आओ कि वह सर आप करते रहो हम सो जाएं। ये तो है मोटरसाइकिल, इसकी वेलोसिटी है वीएम, ये है बैंड, इसकी वेलोसिटी है वीबी। आवृत्ति को म्यू लिखना होगा, इसने यू लिख दिया, कोई बात नहीं, न्यू लिखना था। हाँ, वो सिंबल अच्छे नहीं है। और ये है दीवार। बच्चों मोटरसाइकिल वाले को एक तो खुद की आवृत्ति सुनाई देगी, नहीं, अब समझ गया, रुको बच्चे सुनो। ये बैंड है ना, साउंड निकाल रहा है, तो बैंड की साउंड एक तो डायरेक्ट आएगी मोटरसाइकिल वाले के पास और दूसरी दीवार से टकरा कर आएगी। इन दोनों ध्वनियों में अंतर बताना है, बस वो विस्पंदों की संख्या हो जाएगी। लंबा क्वेश्चन है, लंबा क्यों है सुनो बच्चों। ये मोटरसाइकिल वाला प्रेक्षक है,
और बैंड जो है वो स्रोत है। तो बैंड यानी कि स्रोत और श्रोता प्रेक्षक दोनों समान दिशा में गतिशील है। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी इसे जो डायरेक्ट सुनाई दे रही है वो कितनी होगी बताओ। आप बोलोगे तो करूंगा, वरना छोड़ दूंगा, मैं नहीं करूंगा। इन चीजों में आपको बताना ही पड़ेगा, मैं अपने लिए क्वेश्चन नहीं कर रहा। बैंड से जो डायरेक्ट साउंड आ रहा है ना मोटरसाइकिल वाले के पास, उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। V प्लस VM सर ऊपर में। देखो साउंड तो इधर आ रहा है और प्रेक्षक VM है। वेरी गुड बेटा, शाबाश, जिसने भी बोला है बहुत अच्छा। और नीचे क्या आएगा बोलो? V माइनस VB। नहीं, माइनस नहीं आएगा बेटा, नीचे भी प्लस आएगा ना। गौर से देखो, V और VB अपोजिट है। अभी यही छोड़ दो, वैल्यू बाद में रखेंगे, वैल्यू है भी नहीं वैसे। बच्चों, दीवार से टकराकर जो साउंड आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अपन को 2 स्टेप लगाने पड़ेंगे। पहले तो दीवार जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगी वो, और उसके बाद मोटरसाइकिल वाला जो उसको सुनेगा वो। तो ये 2 स्टेप में आएंगे। तो पहले एफ डैश निकाल लेते हैं, दीवार द्वारा रिसीव की जाने वाली फ्रीक्वेंसी। दीवार कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा? V अपॉन दीवार प्रेक्षक के ऊपर V आएगा और V माइनस VB होगा ना। V माइनस VB नीचे आएगा। और ये साउंड जब दीवार से टकराकर वापस आएगी तो मोटरसाइकिल वाला इसे रिसीव करेगा F डबल डैश। F डबल डैश बराबर होगा F डैश, ऊपर आएगा V प्लस VM। मोटरसाइकिल और ध्वनि दोनों विपरीत जा रही है टकराने के बाद। और स्रोत, दीवार खुद स्रोत बनेगा तो दीवार स्थिर है, नीचे V आएगा। ये तो कल ही बताया था, वही चीज है। F डैश की वैल्यू रख दो तो आएगा V प्लस VM अपॉन V माइनस VB। अब विस्पंद बीट्स कितने होंगे बेटा? F1 और F डबल डैश में से बड़ा कौन है, बता सकते हैं क्या? F डबल डैश बड़ा है ना, क्योंकि इसमें नीचे माइनस आ रहा है। तो विस्पंद आएंगे F डबल डैश जो दीवार से टकराकर आने वाली आवृत्ति है, माइनस F1 जो मोटर बैंड से डायरेक्ट आ रही है। दोनों को घटाओ। F डबल डैश है F V प्लस VM अपॉन V माइनस VB, और F1 है F V प्लस VM अपॉन V प्लस VB। अब इसको बैठकर सॉल्व करो। F कॉमन ले लो, V प्लस VM भी कॉमन आ रहा है। ये बचेगा 1 अपॉन V माइनस VB माइनस 1 अपॉन V प्लस VB। ये तो बड़ा लंबा हो गया यार। नीचे आएगा V स्क्वायर माइनस VB स्क्वायर, और ऊपर आएगा V प्लस VB माइनस 2VB आएगा। बच्चों कुछ दिख रहा है? जवाब, आंसर दिख रहा है? F को न्यू लिख देना बस, 2VB V प्लस VM अपॉन V स्क्वायर माइनस VB स्क्वायर इंटू F। F को न्यू लिख रहा हूं। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? C वाला सर। हाँ, तो आंसर C आ गया। और जिसका ये प्रश्न है उदय, वो कंफर्म करे बेटा ये आंसर सही निकाला है ना। लंबा है, बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया। देखो कितना लंबा क्वेश्चन है ये, देखो। यस सर, ठीक है आंसर। आंसर ठीक है ना? तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो, खत्म करोगे सब, कहाँ लिखोगे? इसका PDF नहीं मिलेगा बेटा, ये रफ वर्क है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उदय, तुम्हारा अगला क्वेश्चन, तुमने 3-4 क्वेश्चन भेजे हैं, वो अभी लेता हूँ बाद में। एक बार ये इसका देख लो। रागिनी का क्वेश्चन है, 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज गतिमान वायुयान से ध्वनि उत्पन्न होती है। हाँ, ये तो अच्छा लग रहा है। जिसकी प्रतिध्वनि 10√5 सेकंड पश्चात सुनाई देती है।
यार प्रतिध्वनि तो इको होता है ना, वायु में ध्वनि का वेग कहां से वायुयान की ऊंचाई होगी। तो बेटा ये तो सीधा सीधा वैसे ही सिंपल वाला क्वेश्चन नहीं होता, वैसे हो गया। मान लो एरोप्लेन इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है और ये जमीन है और एरोप्लेन की ऊंचाई h है, तो साउंड पहले h नीचे आएगी, h ऊपर जाएगी, तो कितनी दूरी तय हुई, ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी 2h, दूरी अपॉन वेग समय होता है और समय दिया है 10√5 और v कितना है 300, तो इससे h निकाल लो, कितना आया बेटा, ये 3000/2, 1500। हाँ ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। और वेलोसिटी क्यों दी है, 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज गतिमान वायुयान से ध्वनि उत्पन्न होती है जिसकी प्रतिध्वनि, यार मुझे ये तो क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है। अगर इसको किसी आगे किसी दीवार से किसी हिल से टकराकर वापस लाना है तो वो तो उसकी दूरी नहीं दी, वायुयान की ऊंचाई। सर अब समझ गया, अरे रुक जाओ भैया, ये तो बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन निकला, मैं समझ गया। आगे चला जाकर हवाई जहाज आगे। अरे हाँ मैं समझ गया मेरा बच्चा, ये क्वेश्चन ऐसा होगा, ये देखो ऐसे, पहले हमारा एरोप्लेन यहाँ था और ये जमीन है, तो इसने जो साउंड निकाली ना वो यहां पहुंचकर रिसीव करेगा अगली पोजीशन पर। तो हमें क्या करना है, साउंड को पहले जमीन तक लाना है ऐसे, और फिर जमीन से वापस इसको यहां तक पहुंचाना है ऐसे। मैं उसको आगे कर दूंगा, रुको। एरोप्लेन जब यहां पहुंच जाएगा तब उस साउंड को वो रिसीव करेगा। समझ गए? Yes, तो sir. बच्चों अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बन गया। हाँ ये h है और हमें समय दे रखा है और वायुयान का वेग दे रखा है, तो ये पूरी क्षैतिज दूरी निकल जाएगी, यहां से यहां तक की क्षैतिज दूरी निकाल लेंगे हम। ये x पूरा निकल आएगा बेटा, x कितना होगा, वेग गुणा समय, 200 वेग है और 10√5 समय है, तो 1000√5 मीटर, ये तो x आ गया। बच्चों साउंड यहां से यहां चली, फिर यहां से यहां चली उतने ही समय में, तो ये दोनों दूरियां, इसको मैं क्या लिखूं, l लिख दूं, l, तो l + l 2l, ये दोनों दूरी हो गई साउंड की वेलोसिटी इनटू उतना ही समय, उतने ही समय में ये साउंड वहां पहुंच गई, तो l कितना आ गया बेटा, 1500√5। बच्चों x और l पता है, पाइथागोरस लगा दो, h आएगा √l² - x/2 का होल स्क्वायर आएगा बेटा, वो x/2, मैंने x को पूरा लिया था ना, इसलिए मुझे x/2 का होल स्क्वायर करना है, पाइथागोरस लगा दिया, l² यानी कि 1500। बच्चों आप रोक दिया करो ना कि सर कैलकुलेशन तो हम ही कर लेंगे, और x/2 आएगा 500। हाँ आगे आप कर लेना बेटा, कर लेंगे सर। हाँ तीन स्क्वायर 9 - 1, 9 - 1 8 होता है, मेरे हिसाब से ये आएगा 500√5 × √8। बैठ नहीं रहा यार हिसाब किताब कुछ, या मैं कुछ गलती कर गया। बेटा आंसर कौन सा दे रखा है इसमें, कि मैंने कुछ गलती कर दी लगता है। चलो सुनो मेरी बात, यहाँ पर इतना समय नहीं होगा गलती पकड़ने का, आपको पूरा मेथड बता दिया, मेथड पक्का यही होगा, एक बार चेक कर लेना कोई गलती हो गई होगी, अब बहुत स्पीड से करते हैं तो हो भी जाती है। Yes, sir. और स्पीड से इसलिए करता हूँ ताकि सारे बच्चों के डाउट ले लूं मैं। ये सर ऐसे क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल काम नहीं कर सकता? कर सकता है, मैंने अभी ऑप्शन बहुत ढंग से देखे नहीं वैसे, पर तुम्हारी बात में दम तो है,
तुम्हारी बात में दम तो है, थोड़ा बहुत अंदाजे से भी लगा सकते हैं। हाँ, ये बच्चा कौन है? साक्षी। साक्षी के क्वेश्चन है, कह रही है समझ नहीं आ रहा। टू आइडेंटिकल पियानो वायर्स केप्ट अंडर द सेम टेंशन टी हैव ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट्ज। ठीक है बेटा। द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द टेंशन ऑफ वन ऑफ द वायर विच लीड टू अकरेंस ऑफ 6 बीट्स। ये देखो पता क्या कह रहा है, अपने पास दो तार है, दो स्ट्रिंग मान लो, दोनों का इनिशियल फ्रीक्वेंसी है 600 बेटा। अब हमने एक वायर में थोड़ा सा टेंशन बढ़ा दिया बेटा। टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, √T के प्रोपोर्शनल होता है। तो टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद एक वायर की 6 बीट्स प्रोड्यूस हुए। तो हमें फ्रैक्शनल इंक्रीज इन टेंशन निकालना है। एक थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तनाव में प्रतिशत मतलब फ्रैक्शनल चेंज ये निकालना है, ΔT/T। चलो मैं करता हूं बेटा। 1/2L √T/μ, ये अपन को 600 दे रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। थोड़ा सा टेंशन बढ़ाया तो ये हो गया 1/2L √T'/μ माइनस 1/2L √T/μ। इन दोनों का अंतर हमें दे रखा है 6, इसको नंबर 2 डाल दो बस। अब मैंने दो इक्वेशन बना दी, अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे? अगर मैं इन दोनों को भाग दे दूं तो 1/2L और μ ये तो कट जाएगा, तो ऊपर आएगा √T, नीचे आएगा √T', गलत जगह चला गया शायद मैं, अपॉन √T बराबर 600/6 यानी कि 100। इसको उल्टा करना, √T' माइनस √T अपॉन √T 1/100। अब इसको ऐसे लिखो, √T' अपॉन √T -1, ये -1 हो जाएगा ना, और -1 को इधर ले जाओ तो 1 + 1/100, 101/100। अब इसको स्क्वायर कर दो बेटा, T' अपॉन T 101/100 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ माइनस करो, T' अपॉन T -1। तुमको लग रहा होगा ये हो क्या रहा है बेटा, हम लोगों को फिर भी स्टेप्स पता होते हैं। तो ये T' माइनस T अपॉन T, ये वो चीज आ गई जो हमें निकालना है। ये आएगा 101/100 का होल स्क्वायर -1। अगर तुम कहो तो इसमें मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा दूं, जल्दी हो जाएगा। कैसे करते हैं पता है? 101/100 यानी कि 1.01 का होल स्क्वायर हो गया बेटा। 1.01 का होल स्क्वायर 1.02 लिख सकते हैं हम, तो ये 0.02 आंसर आएगा फाइनल, पहला आंसर। अब तुम्हारी तो जान निकल गई होगी इतनी कैलकुलेशन देखकर है। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी इसमें। कैलकुलेशन बहुत है बेटा। सर इतना लंबा क्वेश्चन आता है नीट में? बेटा मैंने आपको याद हो बहुत पहले बोला था बेटा, ये नीट में आता है, किसी भी एग्जाम में आता है या नहीं आता, पता ये कुछ भी नहीं, कभी कुछ भी आ सकता है। आपको है ना टीचर मना कर देगा और आ गया तो क्या कर लोगे बेटा? 45 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे आ ही सकते हैं ना, क्या बुराई है? 40 नहीं आएंगे मानता हूँ, 45 के 45 क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, पर 4-5 तो होंगे। अब ये हमारी इच्छा है कि हम उन्हें छोड़ना चाहते हैं या करना चाहते हैं, है ना बेटा? तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, सारे नहीं आते। ऐसे सारे ऐसे आ गए तो बच्चे मर जाएंगे, फिर नहीं होगा कुछ भी। और बेटा तुमको लग रहा है ये कैलकुलेशन ज्यादा है, हमको नहीं लग रहा है ये कैलकुलेशन ज्यादा है। मेरे लिए ये कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, तुम देखो ना मैंने फटाफट निपटा दिया। प्रैक्टिस अच्छी है हमारी, आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए आपको ये कैलकुलेशन कठिन लग रही है। मैं बता रहा हूँ, एक मैथमेटिक्स वाले बच्चे के लिए, जेई वाले बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है, वो उंगलियों पर कर देते हैं ऐसी कैलकुलेशन, बहुत देखें बेटा। तो आप लोगों को थोड़ा डर लगता है, ऐसी खतरनाक कैलकुलेशन नहीं है। मैंने यही तो बोला, आप लोगों के लिए है ये कैलकुलेशन ज्यादा, हमारे लिए नहीं है।
बस बच्चों, अब आपके जिसके डाउट रह गए वो अलग से कभी पूछना। तो हम लोग आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल आप एग्जाम दीजिए, टेस्ट दीजिए, उसके लिए शुभकामनाएं हमारी तरफ से बहुत। अभी आपकी एक क्लास और है, वो लीजिए। और बच्चों, कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, हालत खराब है, बुरी बुरी खबरें आ रही हैं। आप लोग बचकर रहना। वास्तव में घर में पड़े रहो, कुछ मत, कहीं मत निकलो, पढ़े पढ़ते रहो जितना पढ़ना है। सर ओके वैक्सीन बेटा? लगवा सकते हैं कि नहीं? हाँ, 18 के ऊपर वाले जाओ लगवा लो। अगर अभी झारखंड, वो आपके क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में अगर लगना शुरू हो गई हो तो। सर इसको Yes, थोड़ा sir. छोटा कीजिए ना। क्या बेटा, छोटा करूं? ये ले, ठीक है, और छोटा करूं? ये ले। सर स्क्रीन रुकिए, नहीं ऐसे चली गई है। स्क्रीन ही गायब हो स्क्रीन कैसे गायब हो जाएगी? स्क्रीन मैंने गायब तो हो गया सर। अच्छा, मैंने, रुक जाओ, अभी रुको बेटा, फटाफट करता हूँ। स्क्रीन शेयर मैंने शायद हटा दिया था। अब देखो, दिख रहा है? यस सर। ये लो, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मुझे बता देना। ओके सर, थैंक यू। डन चलो सर। क्लास ओके, थैंक यू करें सर। बेटा, स्टॉप करें, है ना? चलिए बाय। थैंक यू सर।